नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है पतंग। बच्चों, प्रकृति और मनुष्य के बीच का रिश्ता सबसे अटूट और प्रगाढ़ होता है। प्रकृति से मुंह मोड़कर हम जी नहीं सकते हैं। आज हम जिस प्रकार अपने जीवन को कृत्रिम और सिंथेटिक बनाते जा रहे हैं, इसका परिणाम हमको ही भुगतना पड़ेगा। प्रकृति हमें जीवन देती है और जीने का सही तरीका भी सिखाती है। हमारा जीवन पूर्णतः प्रकृति सापेक्ष होना चाहिए। चार दीवारी के बीच बंद एक बच्चा प्रकृति से दूर होकर मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। उसके अंदर समस्याओं से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो आइए कविता को समझने से पहले हम इसके कवि आलोक धनवा से परिचित होते हैं। आलोक धनवा प्रकृति से जुड़े कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के बेलविहमा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही पूरी की। बेलविहमा गांव चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है, जहां कई नदियां निकलती हैं। इसी प्राकृतिक सुंदरता ने उनमें कविता लिखने का बीज बोया था। वे हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इनकी मुख्य रचनाओं में आम का पेड़, नदियां, बकरियां, पतंग, कपड़े के जूते, एक जमाने की कविता, गोली दागो पोस्टर, जनता का आदमी, भूखा बच्चा, शंख के बाहर, भागी हुई लड़कियां, जिलाधीश, ब्रूनो की बेटियां आदि महत्वपूर्ण हैं। उन्हें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान मिले हैं। पटना निवासी आलोक धनवा इन दिनों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत हैं। बच्चों, अब हम कविता को विस्तार से समझते हैं। पतंग कविता जीवन की आपाधापी में छूट चुके बचपन को पुनः जीने की एक कोशिश मात्र है। पतंग शब्द सुनते ही हजारों लाल पीले नीले हरे कागज के उड़ते कतरनों से भरा आसमान जेहन में कौंध जाता है। हमेशा मोबाइल और लैपटॉप में गेम खेलने वाली आज की पीढ़ी शायद ही समझ सके कि एक समय 50 पैसे की पतंग लूटने के लिए किस तरह बच्चे जान की बाजियां लगा दिया करते थे। कवि ने उन बेपरवाह दिनों का वर्णन करते हुए बाल मनोविज्ञान का एक बेमिसाल नमूना पेश किया है। तो आइए हम कविता की व्याख्या समझते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कविता की शुरुआत सावन भादो महीने के खत्म होने से होती है। तेज बौछारों के दिन बीत चुके हैं। बारिश का मौसम पतंग उड़ाने के लिए सबसे वाहियात मौसम होता है। इस समय बच्चे आसमान को देखकर ठंडी आहें भरते हैं और बादलों के चले जाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भादो बीत जाने के बाद साफ और चमकीले दिनों की शुरुआत होती है। पूरब दिशा वैसे ही लाल हो उठती है जैसे खरगोश की लाल आंखें हों। जिस प्रकार एक खास मौसम में एक खास स्थान पर घूमने के लिए सैलानियों का जत्था चला आता है, ठीक उसी प्रकार तमाम पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु भी गांव, शहर और मोहल्ले में चला आता है। शरद का आना और नई चमकीली साइकिलों का सड़कों पर तेज चलना एक साथ शुरू होता है, मानो खुद शरद ही साइकिल पर सवार होकर चला आ रहा है। वह तेज घंटी बजाते हुए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले बेपरवाह घूमता रहता है। वह बच्चों को घरों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। वह उनके लंबे इंतजार के खत्म हो जाने का संदेश लाता है, उन्हें खुलकर जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है। बच्चों, अब हम इस कविता की अगली पंक्तियों को समझते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज
उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपने चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाता है। उन्हें कहता है कि अब पतंग उड़ाने का मौसम चला आया है। प्रकृति आसमान को इतना मुलायम, निर्विघ्न और साफ बना देती है कि बच्चे आसानी से अपनी पतंग उड़ा सकें, उनकी पतंगे आसानी से ऊपर उठ सकें, वे जमीन पर बैठकर भी आसमान की सैर कर सकें, वे चिड़ियों को बता सकें कि भादों बीत चुका है, अब वे भी उनके साथ आसमान की बेपनाह दूरियों को नाप सकते हैं। यह संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीजों के उड़ने का मौसम है। आधुनिक युग के विज्ञान को मात देती सबसे प्राचीन इजाद की प्रतीक इस मनमौजी पतंग का मौसम है। दुनिया का सबसे पतला कागज डोर में बंधा उड़ सके या बांस की सबसे पतली कमानी को उड़ाने के लिए शरद ऋतु अपनी जादुई डिबिया से थोड़ा सा अभ्रक चारों तरफ बिखेर देता है, जिसकी रोशनी में आंखें मिचमिचाते बच्चे एकटक आसमान को निहारते रहते हैं। चारों ओर आसमान को रंगीन तितलियों अर्थात पतंगों से पाट कर यह शरद ऋतु बच्चों की सीटियों, किलकारियों और ऊपर उठने की कल्पना में खो जाता है। बच्चों, अब हम इस कविता की अगली पंक्तियों को समझेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। कवि आलोक धनवा ने यहाँ कहा है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। यह कपास डोर में बंधी पतंग को ऊपर उड़ाने की तीव्र इच्छा का प्रतीक है, क्योंकि पहले उनकी डोरियां कपास की ही बनती थी। पतंग उड़ाने की इच्छा उनके अंदर बचपन से ही पनप उठती है। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं पृथ्वी भी उनका साथ देती है। पृथ्वी की गति उनके पैरों को रफ्तार देती है। वे बेपरवाह भागते हैं इधर से उधर पतंग लूटने के लिए। उनके पैरों तले सख्त और चट्टानी छतें भी नरम हो उठती हैं। किसी लचीली डाल की तरह वे पेंग भरते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक चले आते हैं। इस समय पूरी कायनात उनके पक्ष में होती है। वे दिशाओं को किसी मृदंग की तरह बजाते हुए दौड़ते हैं और उनके पैरों तले थक कर पृथ्वी बेदम हाँफती है। बच्चों, अब हम इस कविता की अगली पंक्तियों को समझते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि का कहना है कि इन खतरनाक किनारों से वे कभी गिरते नहीं हैं। हर बार महज एक पतली सी पतंग की डोर उनके लचीले शरीर के रोमांचित संगीत को थाम लेती है। वे धरती पर रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को हर बार छूते हैं। वे हर बार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को झुठला देते हैं। तब प्रकृति भी झुककर उनके नियम से चलने लगती है। वे हर बार बच जाते हैं गिरने से। बच्चों, अब हम इस कविता की अंतिम कुछ पंक्तियों को समझते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि का कहना है कि पतंग उड़ाने का यह जुनून जोखिम भरा और जानलेवा होता है, पर बच्चे इसकी जरा भी परवाह नहीं करते। कई बार वे छत के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं, घायल हो जाते हैं, पर यदि वे बच गए तो डरकर पतंग उड़ाना छोड़ नहीं देते, बल्कि वे और दुगने उत्साह से पतंगबाजी शुरू कर देते हैं। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक वे सूरज की चिलचिलाती धूप से गुजर जाते हैं। अगर वे इस दुर्घटना के बाद बच जाते हैं तब वे किसी की नहीं सुनते। उनके और पतंग के बीच और कुछ भी शेष नहीं बच जाता है।
सिर्फ परेशान होकर पृथ्वी अपनी तेज रफ्तार में उनके पैरों के आसपास बेचैनी से थिरकती रहती है, मानो वे उन्हें गिरने से बचाना चाहती हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने पतंग नामक इस कविता को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।